चले सर। सो ये है चैप्टर नंबर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम जब यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे उसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 ने ये बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं उनके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं। करेक्ट है बात? सो बेसिकली जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या है, बाइंड है। अगर कल को कोई पार्टी अपना लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, कल को वो अपना पार्ट परफॉर्म ना करे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है किसका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। वहां पर हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, ब्रीच हो गया है। करेक्ट है? अब सर जब कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा तो जो भी पार्टी होगी जिसको हम डिफॉल्टिंग पार्टी बोलेंगे, और एक पार्टी कौन सी होगी, एग्रीव्ड पार्टी। सर एग्रीव्ड पार्टी को कुछ ना कुछ रेमेडीज तो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये चैप्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसकी बात करेगा, और आफ्टर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं हमारी एग्रीव्ड पार्टी को, वो भी आपको समझाने की कोशिश करेगा। आइए सर शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी। सबसे पहला लिखा है ब्रीच मींस। जल्दी से करते हैं सर। ब्रीच मींस क्या होता है, फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। सर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर पार्टीज की कुछ ना कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है, और अगर कोई भी पार्टी वो लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आती है? पक्का? सो ब्रीच मींस क्या बोलेंगे, फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। वो ऑब्लिगेशन कहां से आया है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कौन सी ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है उस ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं। सो ब्रीच मींस फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए बात समझ में आती है? ये तो हो गया मतलब किसका, ब्रीच का। अब कहानी ये आती है कि ब्रीच कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आपकी ब्रीच जो हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है। देयर कैन बी टू वेज ऑफ ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वन इज एक्चुअल ब्रीच, दूसरा इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक होता है सर एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का एक ड्यू डेट होता है, एक टाइम होता है। अगर कोई भी ब्रीच उस टाइम से पहले हो जाए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पहले ही ब्रीच कर दिया है, मैं अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में पहले से ही फेल हो गया हूं, मैंने मना कर दिया है कि मैं जो काम करने वाला था वो नहीं करूंगा, कब, परफॉर्म होने से पहले, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। और अगर कोई ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते समय या उस दिन, उस ड्यू डेट पर जिस पर वो परफॉर्म होना था, उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। बेस्ट एग्जांपल सर आप समझो, दो लोगों की शादी फिक्स हुई, शादी को अभी 2 महीने का वक्त बाकी था, और 1-1.5 महीना ही बीता था कि लड़की ने फोन लगाकर लड़के से बोला कि यार हमें लग रहा है अपनी जम नहीं पाएगी, अभी शादी की डेट आई क्या, नहीं, उसने ब्रीच कर दिया है उसके पहले। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या बोलते हैं, आज शादी का दिन है, बारात आने वाली है और लड़की ने फोन लगा दिया, जिस दिन परफॉर्मेंस होना था उस दिन ब्रीच किया गया। और सर जब फेरे चल रहे थे ना, 7 फेरे, 3 ही फेरे हुए थे कि लड़की रुक गई, उसने कहा ना भाई ना हो पाएगा। या तो जिस दिन परफॉर्म होना है उस दिन ब्रीच हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते समय ब्रीच हुआ, उसको बोलते हैं सर एक्चुअल ब्रीच। बोलिए सर बात समझ में आई क्या? आइए सर एक बार पढ़ लेते हैं। ये लीजिए एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। सो एंटीसिपेटरी ब्रीच of a contract is breach of contract occurring before the time fixed for, हमारा जो टाइम फिक्स था परफॉर्मेंस के लिए उसके पहले ब्रीच हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच। when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance have arisen। अभी परफॉर्म करने का वक्त नहीं आया है, परफॉर्म तो करना है से फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद, लेकिन मैंने ब्रीच कर दिया है पहले, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। अरे बोलोगे पक्का? एंटीसिपेटरी ब्रीच 2 तरीके से की जा सकती है सर, एक्सप्रेसिवली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। मतलब लड़की फोन लगाकर बोल दे
लड़की लेटर लिख दे कि अपन की शादी ना हो पाएगी, भले अभी शादी होने को 1 महीना बाकी है, अरे चलेगा। दूसरा, इंप्लाइडली बाय कंडक्ट ऑफ, सर लड़की क्या है 1 महीने बाद जिससे शादी होनी थी उसके पहले कि उससे शादी हो पाए उसने किसी तीसरे से शादी कर ली, बाय द कंडक्ट। अरे हां, तो सर ध्यान क्या रखना है, ऐसी ब्रीच जो होती है बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। बोलिए पक्का? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट? सेक्शन 39 के अंदर है बेटा किसकी कहानी, एंटीसिपेटरी ब्रीच की कहानी। अब इफेक्ट क्या होगा, अब ऐसा समझे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई है, आप ऐसा समझे कि एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई है, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? 2 होंगे सर उसके इफेक्ट, इफेक्ट नंबर 1 और इफेक्ट नंबर 2। इफेक्ट नंबर 1 क्या लिखा है, टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड एंड सू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल दी। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी क्या ड्यू डेट आई है परफॉर्मेंस की? नहीं, उसके पहले ही ब्रीच हो चुकी है, तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो ऑन द स्पॉट, जैसे ही उसने फोन लगाकर बोला कि अपनी शादी ना हो पाएगी, लड़का चाहे तो तुरंत ये समझ ले कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। और अगर उस ब्रीच से उसको कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेजेस हुए हैं, तो वो डैमेजेस भी क्या करे, तुरंत क्लेम कर ले। पहला ऑप्शन तो ये है उसके पास। दूसरा, और पहला ऑप्शन तो ये है कि ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझ ले और डैमेजेस को क्लेम कर ले। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, ही में इलेक्ट मतलब चूज करना, नॉट टू रिजाइन डेट बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल। अरे सर वो चाहे तो ये मान सकता है कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, ऑपरेटिव है, कब तक, जब तक कि उसकी ड्यू डेट, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, ऑन द स्पॉट वो कैंसिल समझ ले और डैमेजेस क्लेम कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अभी भी स्टिल उसको क्या माने, कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव, और वेट करे कब तक, अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तब तक चाहे तो वो वेट कर सकता है कि हो सकता है आज नाराज हो गई होगी, मैंने सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा इसलिए गुस्सा हो गई होगी, अरे हो सकता है मूड वापस से सही हो जाए तो अभी मुझे वेट करना, तो वो वेट कर सकता है सर। अरे बोलो बोलो, and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequences of non perform। अच्छा वो वेट करेगा कब तक, ड्यू डेट तक, उस पर भी अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो फिर तो वापस वही रिजाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। बट आगे क्या लिखा, इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ, क्या बोला सर उन्होंने, सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो अलाइव रख रखा है ना, जिंदा रख रखा है ना, ऑपरेटिव रख रखा है ना, वो केवल अपने फायदे के लिए ऑपरेटिव नहीं होगा, कल को वो जो ऑपरेटिव आपने रख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अगर कोई बेनिफिट दूसरी पार्टी को भी होगा तो वो भी उसको देना। अरे मतलब कल को वो इंतजार करता रहा 1 महीने, हाँ, और 1 महीने बाद सही में उसका मूड चेंज हो गया लड़की का, और वो बोले अब मैं तैयार हूं शादी करने को, और अब तुम्हारा मन नहीं है, तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव केवल और केवल अपने फायदे के लिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही? आगे क्या लिखा है, एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइडेड टू रिकंसिडरेशन में स्टिल परफॉर्म। और अगर कल को तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तो जिंदा कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑपरेटिव है, कल को लड़की का मन हो कि चलो ठीक है कर ही लेते हैं शादी, तो फिर वो परफॉर्म कर सकती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अलाइव है, अभी भी कैंसिल तो हुआ ही नहीं है। जब कैंसिल नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। आगे क्या लिखा, बोलिए। नहीं करना, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ओपन रहेगा बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी ऑल्सो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टिल अलाइव है, अभी स्टिल अलाइव है, स्टिल अलाइव है मतलब आपने उसको ऑप्शन दे रखा है कि सर आप परफॉर्म कर सकते हो, आप उसको परफॉर्म करने से नहीं रोक पाओगे, सिंपल कहानी है। चलिए वापस आते हैं, अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ब्रीच का क्या मतलब होता है, जब पार्टी फेल हो जाए अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से। कौन सा ऑब्लिगेशन, जो अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट आया, उसको बोलते हैं ब्रीच।
ब्रीच दो तरीके से हो सकती है, एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब बिफोर द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्म होने से पहले जो ब्रीच होती है उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। भी दो तरीके से कर सकते हो, बाय एक्सप्रेसली वर्ड और रिटर्न, और दूसरा बाय द कंडक्ट एम्प्लाइड। अरे बोलो, इफेक्ट कितने होंगे? अगेन दो होंगे। पहला, टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस, एंड सेकंड, वेट अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑपरेटिव रहेगा, स्टिल अलाइव रहेगा। बोलिए सर जी। बेटा आप समझ कर देखो ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल अलाइव रख रखा है। मैं इसलिए अलाइव रख रहा हूं कि देखता हूं एक महीने अगर मेरा मन हुआ तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो ये तो मैं मेरे फायदे के लिए कर रखा हूं। आपको सेकंड पार्टी के फायदे के लिए भी सोचना पड़ेगा कि कल उसको मूड चेंज हो गया कि हो चलो कर लेते हैं, तो वो फिर कर लेगा। बेटा वो कर सकती है शादी। हाँ, मतलब उसके बेनिफिट के लिए वो ओपन है। वो आप कॉन्ट्रैक्ट को केवल अलाइव रख रखे हो, ऑपरेटिव रख रखे हो अपने फायदे के लिए, तो वो माना नहीं जाएगा। हाँ, ओपन रखने का तो ऑप्शन अपने पास है। आप चाहते तो कैंसिल कर सकते थे ना, लेकिन आपको वेट करना है तो करो वेट, ऐसा। चलें सर, दूसरा कौन सा होता है? एक्चुअल ब्रीच। क्या होता है सर एक्चुअल ब्रीच? लीजिए सर, एक्चुअल ब्रीच मींस ब्रीच कब हो जाए? एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम। आज मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था और मैंने आज ही मना कर दिया है, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, एंड सेकंड क्या लिखा? मतलब मैंने क्या कि आज शादी थी और आज मना कर दिया कि ना हो पाएगा, ये वाला है। और 7 फेरे में 3 ही लिए थे, मतलब परफॉर्म कर रहा था उसके बीच में ही मैंने ब्रीच कर दी। इसको बोलते हैं ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस। ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे सर? एक्चुअल के अंदर आएंगे। बोलो बात समझ में आई? तो बिफोर होगा तो एंटीसिपेटरी, ड्यू डेट पर होगा तो एक्चुअल, ड्यूरिंग होगा तो भी एक्चुअल। बोलिए पक्का? तो अपन ने क्या पढ़ा? ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच के वेज कितने होते? तो एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल। एक्चुअल में आता है 2, ड्यू डेट पर और ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस, और इसमें क्या बोलेंगे? बिफोर। बस इतनी सी कहानी है। बोलिए सर, बात समझ में आती है? अब आप समझिए, ब्रीच हो चुका है। क्या बोला मैंने? ब्रीच हो चुका है। तो अब 2 पार्टीज आपके सामने निकल कर आ गई। एक वो पार्टी जिसको आप डिफॉल्टिंग पार्टी बोलोगे, जिसने ब्रीच किया है, और जिसके साथ हुआ है उसको बोलेंगे एग्रीव्ड पार्टी। अब एग्रीव्ड पार्टी को कुछ तो रेमेडीज अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं वो लिखिए सर। सबसे पहली रेमेडी होती है सूट फॉर डैमेजेस। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। दूसरा लिखा है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर लो। सूट फॉर स्पेसिफिक, कई कई जगह कई कई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर डैमेजेस से काम नहीं चलेगा। डैमेजेस आर नॉट अप्रोप्रिएट और नॉट, क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। तो वहां पर फिर कई की कहानी आएगी परफॉर्मेंस। आप क्या बोलो कोर्ट से? नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए। आप तो इनसे बोलो ये परफॉर्म कर दें। बहुत बार ऐसा होता है, पैसे से काम नहीं चलेगा। सूट फॉर इंजंक्शन, ये भी कर पड़ेंगे, और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ये भी कहानी पड़ी जाएगी। इतने सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, हमें एक एक करके इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये जैसे ही खत्म करेंगे ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बोलो सर चलेगा? आइए सर, स्वागत करते हैं सूट फॉर डैमेजेस में। चलिए सर, क्या बोला उन्होंने इसके अंदर? देखिए सेक्शन नंबर 73 क्या बोल रहा है आपसे? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड टू हिम देयरबाय। सिंपल क्या बोला कि सर अगर कभी कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जिस भी पार्टी ने ब्रीच किया है वो लायबल होगी उस पार्टी के लिए जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर उस ब्रीच से उसको कोई भी नुकसान हुआ है तो। बोलिए बोलिए, क्या बात समझ में आई? Such compensation is not given for any remote and indirect loss or damages sustained by reason of। सर कोई भी ऐसा रिमोट डैमेजेस का मतलब होता है दूर के डैमेजेस। आप ऐसा बोल रहे, अरे ऐसा हो तो सकता था ना,
नहीं नहीं, हो सकता है कि चीज नहीं मानी जाएगी। हुआ क्या है वो बताओ। ऐसे जो नेचुरली अराइज हुए हो बेटा उस ब्रीच की वजह से। आप बोल रहे देखो ब्रीच तो आपने करी, हाँ मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो तो सकता था ना, तो देना तो पड़ेगा। नहीं, ये हो तो सकता नहीं चलेगा, हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ, पहला। दूसरा क्या बोला, कोई इनडायरेक्ट लॉसेस हुए हैं। सर ब्रीच जो हुई है उसकी वजह से जो लॉसेस हुए वो तो आप क्लेम कर लो, आप इनडायरेक्ट लॉसेस को ही बताओगे तो फिर उस पर कहानी नहीं बन पाएगी। इनडायरेक्ट लॉसेस को कभी भी आप क्लेम नहीं कर सक पाओगे। चलेगा मालिक? तो सिंपल सर वो डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो जो रीजन ऑफ ब्रीच की वजह से हुए हैं। ब्रीच की वजह से आपको क्या नुकसान हुआ वो डैमेजेस आप तो क्लेम कर सकते हो। चले आगे आइए। अब डैमेजेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, ये लो लीजिए सर। इतने टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक होता है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरे होते हैं स्पेशल, तीसरे होते हैं विंडिक्टिव और एक्जम्पलरी, फिर होते हैं नॉमिनल, फिर होते हैं डैमेजेस फॉर डेटोरेशन कॉज्ड बाय डिले, और लास्ट होता है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विंडिक्टिव और एक्जम्पलरी पर, हम अभी पढ़ेंगे ऑल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहां पर लैंग्वेज बहुत स्पेशल है क्योंकि केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पार्टी कौन से डैमेजेस क्लेम करेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन को पढ़ना। आइए सर पढ़ लेते हैं। When a contract has been broken, the party who suffer by breach, such breach is entitled to receive from party who has broken the contract compensation for any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of thing from such breach, or which the parties know when they made the contract to be likely to result from the। सर क्या बोला, जनरल डैमेजेस ऑर्डिनरी डैमेजेस आप केवल तब क्लेम करोगे और वो क्लेम करोगे जो नेचुरली अराइज हुए हैं। ब्रीच की वजह से आपको क्लियर दिख रहा है कि मुझे यार 1000 रुपए का नुकसान हुआ आपकी वजह से, वो 1000 रुपए आपके लिए क्या है, जनरल डैमेजेस है। क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय आपको पता था कि अगर यार तुमने किसी ने ब्रीच करी ना तो यार कम से कम इतना नुकसान होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय आपको पता था। तो ये ऐसे डैमेजेस हैं जिनको आप बोलते हो ऑर्डिनरी और जनरल डैमेजेस। ये पढ़ो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एज इट इज इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा, केस स्टडी फॉर्म में एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉरी, आप तो ऐसा समझ लें कोई फ्लोर मिल है, उसका ये समझ लें कोई कोई इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, कोई पट्टा है जो टूट गया है और वो पट्टे को नया मंगवाया तो उसने डिलीवरी कितने में बोला, 2 दिन के अंदर। उसने डिले कर दिया 2 दिन से, अब जब तक वो इक्विपमेंट नहीं रहेगा फ्लोर मिल चलेगी नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लोर मिल बंद रही तो नुकसान हुआ, और नुकसान की भरपाई तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रांसपोर्टर था उससे ली जाएगी। सिंपल ये लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको भी पता था, ये ट्रांसपोर्टर को भी पता था कि इस इक्विपमेंट के बिना मिल ना चलेगी, और मिल नहीं चलेगी तो सर नुकसान तो होगा ही होगा। वही लिखा हुआ है सर यहाँ पे, वो बेटा फिर अनदर कहानी है। वो तो फिर अपन, वो बोलेगा रीजनेबल है, मैं बोलूंगा रीजनेबल नहीं है, तो फिर चलेंगे अपन सी यू इन दी कोर्ट। लीजिए सर, ये स्पेशल डैमेजेस है, नाम भी स्पेशल है बेटा। और ऑर्डिनरी और स्पेशल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम अभी समझेंगे। वेयर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव अ नोटिस, क्या बोल दिया सर, notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for the। सर उन्होंने क्या बोला, देखें ऑर्डिनरी डैमेजेस तो आपको जो नेचुरली अराइज हुए वो मिल जाएंगे, अगर आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो तो तभी कर सकते हो जब आपने उसके लिए स्पेशल नोटिस सर्व किया हो। तो मतलब वो फ्लोर मिल वाला था, वो ये बोल देता कि अगर तुम 2 दिन के अंदर मेरा ये इक्विपमेंट ना ला कर दोगे तो मुझे एक ऑर्डर मिलने वाला है गवर्नमेंट से, और अगर तुम वो नहीं लेकर आए तो वो गवर्नमेंट का ऑर्डर मेरे हाथ से छूट जाएगा, और उस गवर्नमेंट के ऑर्डर में मुझे 10,000 का फायदा होने वाला है। तो अगर नहीं आया ना तो वो 10,000 रुपए में, तो वो 2 प्रॉफिट लेगा, वो 2 डैमेजेस क्लेम करेगा, एक तो ऑर्डिनरी और दूसरे स्पेशल। मेरी फ्लोर जितने दिन बंद रही उतने दिन का मैं कितना प्रॉफिट कमाता, वो प्लस गवर्नमेंट ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में? स्पेशल डैमेजेस के लिए स्पेशल नोटिस सर्व करना जरूरी है। विदाउट सर्विंग अ स्पेशल नोटिस यू कैन नॉट क्लेम स्पेशल डैमेजेस। अरे बोलो, बात समझ में आ रही क्या?
पक्का। और दूसरा सर, लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे। ऑर्डिनरी तो मिलेंगे ही। क्या बोला देखो यहां पर, नॉट ओनली डैमेजेस फॉर अराइजिंग नेचुरल, नेचुरली मतलब ऑर्डिनरी, एंड डायरेक्टली एंड बट ऑल्सो, तो दोनों मिलेंगे ना आपको तो सर। लेकिन स्पेशली की कंडीशन क्या है कि आपको पहले स्पेशली सर्व नोटिस करना पड़ेगा। अरे आप मुझे बताओ, कल को वो लेट आया, मैंने बोला आपकी वजह से यार 4 दिन मेरी मिल बंद रही, मेरा एक दिन का प्रॉफिट 1000 रुपए होता तो 4 दिन का कितना हो गया, करेक्ट। वो यहां तक आपसे कुछ बोलेगा क्या? नहीं। फिर आपने बोला पता है मुझे गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मिलता, तुम नहीं आए उस वजह से 10, तो वो क्या बोलेगा फिर? ये तुरंत आएगा ना उसके मुंह से कि सर यार ये 4000 की बात तो आपकी समझ में आती है, ये गवर्नमेंट वाली बात आपने पहले बताई ही नहीं, आपको बताना था, ऐसे थोड़ी होता है। अरे हाँ या ना? आप प्रैक्टिकली समझो ना चीज को। आप भी तो यही बोलोगे, आप भी तो यही बोलोगे कि सर ये बात तो आपको पहले बतानी थी, आप पहले बताते तो भैया मैं ध्यान रखता, या मैं हो सकता फिर आपका ऑर्डर ही। अरे हाँ, स्पेशल डैमेजेस के लिए तो स्पेशल नोटिस सर्व करना पड़ेगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर भी बता सकते हो, प्रोसेस में भी बता सकते हो, लेकिन बिफोर ऑन द स्पॉट बताओगे तो वो माना नहीं जाएगा। बोलो चलेगा? चलेगा। अब इसको पढ़ो, एग्जांपल नंबर 5 को। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसी केस स्टडीज मिल जाएंगी एग्जाम हॉल में, इसलिए एग्जाम्पल जरूर पढ़ें सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये समझो लॉस आप कब, डैमेजेस आप कब क्लेम करोगे? जब आपको एक्चुअल लॉस हुए हों। वो डैमेजेस का तो अब भी बोला होता ही नहीं ना, एक्चुअल लॉसेस होने चाहिए। मैं तो ऐसा बोल सकता अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, तो उस पर थोड़ी मिलेगा कुछ। पढ़ा क्या? क्या क्लियर समझ में आ रही बात? आइए सर, ये थे दूसरे, पहला कौन सा था? जनरल, दूसरे थे स्पेशल, तीसरे होते हैं सर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी। बहुत लिमिटेड है सर, विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस दोनों एक ही हैं, केवल 2 ही सिचुएशन में मांगे जा सकते हैं। इसीलिए एग्जाम हॉल में अगर डैमेजेस को लेकर क्वेश्चन आए तो जब तक ये 2 बातें ना बोली जाएं तब तक उसका आंसर विंडिक्टिव नहीं हो सकता है। अपने आप को लॉ बहुत क्लियर करके रखता है, भसड़ तुम लोग पैदा कर देते हो उसमें। लॉ अपने आप को बहुत क्लियर रख रखा है। उसने बोला आप विंडिक्टिव डैमेजेस केवल और केवल, देखो लिखा तो है इतने इतने बोल्ड में, ओनली इन 2 केसेस। अब कल को मिल में उसका इक्विपमेंट लेट हो गया है, उसमें तुम कहां विंडिक्टिव दे दोगे उसको? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय विंडिक्टिव डैमेजेस। क्या लिखा है? विंडिक्टिव डैमेजेस कब ले सकते हो? पहला, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस? टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर, मतलब वादा किया तो वादा। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो शादी करने का और वो प्रॉमिस आप क्या कर देते हो? तोड़ देते हो, तो मालिक सामने वाली पार्टी आपसे एक डैमेजेस क्लेम कर सकती है, उसको बोलते हैं विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस। पहला केस। दूसरा केस, for wrongful dishonor by banker of his customer's check because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer check is heavy that cause losses the credit and reputation। तो 2 ही केस है सर। दूसरा क्या बोला? अगर कोई बैंकर अपने किसी कस्टमर का जो चेक है वो डिसऑनर कर दे, और डिसऑनर कर दिया उसने रॉन्गफुल, विदाउट एनी रीजन। आपके अकाउंट में पैसा था, आपका चेक प्रॉपर था, साइन प्रॉपर थे, डेट प्रॉपर, सब कुछ प्रॉपर था, फिर भी उसने गलती से क्या कर दिया? आपका चेक डिसऑनर कर दिया। जब भी आपका चेक डिसऑनर हो जाए, बाउंस हो जाए, आपकी इज्जत के लग जाते हैं। सामने वाली पार्टी तो यही सोचेगी ना कि आपके अकाउंट में इतना भी पैसा नहीं है। अरे हाँ, आपकी रेपुटेशन, आपकी क्रेडिट खराब होती है मार्केट में। अब क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हुई, क्रेडिट खराब हुई, इसके अगेंस्ट कुछ तो डैमेजेस मिलने। कौन से डैमेजेस मिलेंगे? विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी। तो विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस केवल और केवल 2 ही सिचुएशन में मिल सकते हैं। पहला, अगर आपने ब्रीच किया हो प्रॉमिस, कौन सा? मैरी वाला। और दूसरा, अगर बैंकर ने अपने कस्टमर का रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ
चेक कर दिया हो। इनके अलावा, इन दो सिचुएशन के अलावा विंडिक्टिव डैमेजेस कभी भी क्लेम नहीं किए जा सकते हैं। तो कल को अगर तुम्हें आंसर लिखना है कि विंडिक्टिव, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना। अगर ये दोनों नहीं है तो आंसर कभी भी विंडिक्टिव हो ही नहीं सकता है। बोलिए। नहीं बेटा, मेरी में का मानहानि घुस गई। फीलिंग नहीं, मानहानि अलग होती है बेटा। ब्याह ब्याह शादी, समझ रहे हो, उसमें मानहानि कहां घुस गई। अरे उसने सपने सजो लिए होंगे ना, और आपने अब तोड़ दिया है तो उसके सपने टूट गए हैं। उसने हनीमून का सपना देख लिया होगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी जल्दी जल्दी। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस कौन से होते हैं सर? Nominal damages are awarded where plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered any real। आप समझिए सर क्या हुआ, ब्रीच हो गया है लेकिन उस ब्रीच की वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लॉ क्या चाहता है कि गलती तो करी है ना, तो सजा तो, अरे सजा तो मिलनी। अरे कल को मैंने किसी की गाड़ी में दूसरे की गाड़ी घुसेड़ दी, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, मान लो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, फिर भी यार गलती तो हुई ना। कुछ तो नॉमिनल, नाम मात्र के कुछ तो डैमेजेस होने, ताकि मैं याद रखूं कि हर गलती की कुछ ना कुछ सजा होती है। उसके लिए बनाए गए नॉमिनल डैमेजेस। आपको इसमें सर रियल लॉस कुछ भी नहीं हुआ, ब्रीच हुआ है लेकिन ब्रीच की वजह से कोई रियल लॉस नहीं हुआ है। क्या लिखा उसके आगे? इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टेब्लिश राइट टू डिक्री। हम ये डैमेजेस केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि ब्रीच करने वाले को ये याद रहे कि हर ब्रीच की कुछ ना कुछ सजा होती है। अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो ब्रीच करता रहेगा। तो हम तो केवल एस्टेब्लिश करना चाहते हैं राइट टू डिक्री। हम प्लेंटिफ को एक अधिकार देना चाहते हैं, हम आपकी एग्रीड पार्टी को अधिकार देना चाहते हैं कि देखो गलत तो हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें नुकसान नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर भी कुछ तो मिलेगा। वो कुछ तो 10 पैसे भी हो सकते हैं बेटा। वो कुछ तो कितना हो सकता है? 1 रुपया भी हो सकता है और 10 पैसे भी हो सकते हैं। आप समझिए, जब भी आपने मूवीज देखी होंगी, कोर्ट में जज साहब बोलते हैं कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मुआवजे के तौर पर इनको 10,000 रुपए तो दिए जाएं। वो 10,000 रुपए नॉमिनल डैमेजेस हैं। आपने अगर मूवीज को ध्यान से देखा हो, ये बहुत बारी आपने देखा होगा, वो होते हैं सर नॉमिनल डैमेजेस। अगला आ जाते हैं डैमेजेस फॉर डेटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। सर डिले की वजह से, देरी की वजह से कुछ तो हो रहा है बेटा। क्या लिखा है? इन दिस केस डेटोरेशन कॉज्ड टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब, पहले तो ये पढ़ लें डेटोरेशन का मतलब क्या होता है। डेटोरेशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेजेस, बेसिकली डेटोरेशन का मतलब होता है फिजिकल डैमेजेस, फिजिकल टूट फूट हो जाए, लेकिन डेटोरेशन का यहां पर वर्ड क्या है? वाइडर है, मीनिंग वाइडर है। फिजिकल डैमेजेस तो होते ही हैं, बट ऑल्सो क्या होता है? मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी। अरे मैंने कोई गुड्स मंगवाया और वो गुड्स मैं किसी और को बेचने वाला था, लेकिन वो गुड्स आने में देर हो गई और मैं उसको नहीं बेच पाया अगले वाले को, तो मुझे उसके प्रॉफिट का क्या हो गया? नुकसान हो। ये भी डेटोरेशन है। जर्नल मीनिंग क्या होता है डेटोरेशन का? फिजिकल डैमेजेस, बट यहां पर डेटोरेशन का मीनिंग वाइडर है। फिजिकल डैमेजेस तो है ही, प्लस लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी। अगर उस देरी की वजह से कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी और वो मिस हो गई है, तो उसके लिए भी मैं ये डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। किससे? देरी करने वाले से, मतलब करियर वाले से। और क्या मुझे उसको नोटिस देना पड़ेगा? आंसर इज नो, उसको कोई नोटिस देने की जरूरत। सर नोटिस देने की कोई टेंशन ही नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है बेटा, इसमें बिल्कुल नहीं है। वो ऊपर पढ़ रहे थे हम, ये तो डेटोरेशन की कहानी है। वो भी किसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी? करियर वाले की। तो अगर केस आपका करियर वाला है तो आप कर सकते हो। फिर वही बेटा, झगड़े का काम ही नहीं हमारा। आप फॉल्स क्लेम करोगे, मैं दूंगा नहीं, फिर कहां चलेंगे? बस झगड़े के काम हमारे नहीं है। हमारा काम है लॉ को समझना और समझाना। उस पर झगड़े के लिए तो हमने अलग से बॉडी बना रखी है। बोलो बात समझ में आती है? ये स्पेसिफिक बनाया गया बेटा, ओनली फॉर डिले, वो भी करियर के द्वारा।
बस यही, और वो सबके लिए है। क्यों नहीं हो सकता? अगर डिले हुआ है तो कर सकते हो आप, कर सकते हैं। वो तो नहीं, यहां पर एग्जांपल आप हमेशा देखिए कंफ्यूजिंग होते हैं। वो एग्जांपल सेट ही किया गया ओनली स्पेशल डैमेजेस के लिए। अगर उसको यहां ले आओ तो यहां सेट कर दो आप। हम वहां पर जिम्मेदारी, यहां पर जिम्मेदारी किसकी ठहरा देंगे? पूरी करियर वाले की। हो गया, लो। हम ये दिखाएंगे कि इस भाई साहब, हम करियर वाले को यही तो बोलेंगे, तुम्हारी देरी की वजह से मेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी। अरे हाँ, अरे लड़की ने ये बोला था कि तुम उस कलर का सूट पहन के आओगे ना तो ही ब्याह करेंगे, तुमने देरी कर दी है, स्पेशल अपॉर्चुनिटी चली गई। अरे समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए सर, आइए, प्री फिक्स्ड डैमेजेस, नाम ही कुछ बता रहा है सर। ऐसे डैमेजेस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय ही फिक्स कर दिए थे। और सोच कर देखो, सोच कर देखो, हमने डैमेजेस पहले से फिक्स कर रखे, फिर ब्रीच हुआ, लॉस हुआ, नहीं हुआ, डैमेजेस देने। अरे बोलो, अगर ज्यादा हुए तो जितने फिक्स करे थे उतने देने पड़ेंगे। अरे पढ़ो, इतना इश्क नहीं आसान बेटा, इतना समझ ले। Sometime parties to the contract stipulate at the time of formation that on breach of contract by any of them a certain amount will be payable as damages. आपने damages fix कर लिए हैं कब? Contract enter करते समय। It may amount to either liquidated damages हो सकते हैं, मतलब जिनको आप reasonable estimate बोल सकते हो, और a penalty। बेटा पेनाल्टी ऑलवेज होती है बहुत हाई। पेनाल्टी सेट करने का ऑलवेज पर्पस होता है कि सर कोई भी पार्टी ब्रीच करने के पहले 100 बार सोचे। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑलवेज रीजनेबल होते हैं, जबकि पेनल्टी बहुत हाई लगाई जाती है, बहुत हैवी अमाउंट, ताकि कोई ब्रीच करने का सोचे ही ना। Section 74 provides that if sum is named in a contract as amount to be paid in case of breach, aggrieved party is entitled to receive from the party as default a reasonable compensation not exceeding the amount. So जितना आपने स्पेसिफाई किया, फिक्स किया, उससे ज्यादा आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। नहीं, ये पढ़ो एक बार, एग्जांपल नंबर 6 पढ़ो जल्दी से, एग्जांपल नंबर 6 पढ़ो जल्दी से, एग्जांपल नंबर 6 पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 6, हाँ बिल्कुल, मतलब पेनाल्टी सेट करने के पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि हमें पेनाल्टी चाहिए, हमें पैसे चाहिए, नहीं। पेनाल्टी सेट करने का पर्पस होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाए हर संभव हद तक, जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस सेट करने का पर्पस ये होता है कि अरे यार ब्रीच हो सकती है, चलो कल को ब्रीच हो गई तो एक नॉमिनल अमाउंट मिलना चाहिए, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। सेक्शन 74 में दोनों का डिफरेंस लिख रखा है सर, ये देखो, ये है। और कल को क्वेश्चन आ सकता है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन, कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी। अब इसको आप यहां से पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए इंग्लिश लॉ की कहानी अलग लिखी है बेटा, देखें इंडियन लॉ बेटा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करता, पेनल्टी और लिक्विड, जबकि इंग्लिश लॉ बेटा दोनों में डिफरेंस करता है। ठीक है, इतनी छोटी बात। अब यहां पर ये पढ़ लें आप, एक बार डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। इफ सम पेबल इज सो लार्ज, बेटा सम पेबल क्या है? बहुत ज्यादा है, एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेजेस ऑन ब्रीच, इट इज सर्टेनली आ। सर अगर आपने अमाउंट जो फिक्स कर रखा ना इतना ज्यादा है ना कि कल को वो प्रोबेबल डैमेजेस से भी कहीं ज्यादा है, कि कल को ब्रीच होगी तो नुकसान तो 10,000 का ही होगा, लेकिन तुमने फिक्स कर रखा 1 लाख रुपए, बहुत ज्यादा। तो अगर इतना ज्यादा वाला अमाउंट है तो वो सर्टेनली क्या कहलाता है? पेनाल्टी। आगे क्या लिखा? वेयर सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन सर्टेन डेट एंड फर्दर सम इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड द लेटर सम इज पेनाल्टी। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? कि सर आपने कोई सम फिक्स कर रखा है जो किसी एक स्पेसिफिक डेट पर देना है और दूसरा अमाउंट देना है आपको ब्रीच होने के बाद, तो वो बाद वाली कहानी क्या है? पेनाल्टी है। अगला क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पार्टीज इज नॉट फाइनल। अच्छा कल को पार्टीज बोल देंगे नहीं नहीं इसका नाम तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, नहीं नहीं हम तो इसको पेनाल्टी बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पार्टीज उसको किस नाम से बुला रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है। क्या लिखा? द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रुथ अ पेनल्टी, और मतलब पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस नाम से लिख रखा है उससे कोई बात नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अमाउंट पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। इफ सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेजेंट और एग्जॉर्बिटेंट, अगर सम जो आपने फिक्स कर रखा है बहुत ज्यादा है और तुमने उसके सामने लिखा है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, तो नहीं माने जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? वो पेनल्टी। और अगर नॉमिनल है और नॉमिनल में आपने लिख रखा है पेनल्टी, तो पेनल्टी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? मतलब पार्टीज ने क्या लिख रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है। बोलिए। लिखा इंग्लिश लॉ डिफरेंस करता है जबकि इंडियन लॉ डिफरेंस नहीं करता। आप इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, अच्छी चीज है सर। लीजिए सर, अब एक तो अपने पास क्या ऑप्शन था, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, हमने इतने सारे टाइप के डैमेजेस पढ़े, और ये सारे ऑप्शन है। रेमेडीज, रेमेडीज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये पहला पढ़ा था सूट फॉर डैमेजेस, हमने इतने सारे टाइप पढ़ लिए, अब इतने सारे ऑप्शन और अवेलेबल हैं अगर ब्रीच होती है तो अब इन पर हम लीजिए। इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है सर? ये है, Beside claiming damages as remedy for the breach of contract, the following remedies are also available. पहला क्या है सर? Rescission of contract. When a contract is broken by one party, other party may treat the contract as अदर पार्टी के पास ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझ ले? कैंसिल कर दे, कैंसिल समझ ले। इन सच केस ही इज एब्सॉल्व ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर। अच्छा, ब्रीच हो गया है, सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया, क्या मैं मेरी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गया हूं? हाँ, क्योंकि मैंने ब्रीच कर दिया, मैंने भी बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अरे जब तुमने धोखा दिया मैं फ्री? अरे हाँ, बस मुझे क्या करना है, उस ब्रीच की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है बात खत्म हो जाएगी। अरे बोलो बेटा, ये बढ़िया चीज है क्वांटम मेरिट, ये बढ़िया चीज बनाई क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट आप समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई काम करवा रहे हो, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने इस हॉल को पेंट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने एक दीवार पेंट कर ली, मैंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। फिर मैंने दूसरे से बोला, मैंने कहा नहीं तू इस दीवार से चालू करना, उसने एक दीवार, मैंने मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने तीसरे को बोला, मैंने इस दीवार को, मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, मेरा काम हो गया फ्री में। अरे समझ रहे मैंने क्या बोल दिया? हो गया फ्री में। लॉ ने बोला ऐसा ना चल पाएगा। अरे भले आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पूरे हॉल को पेंट करने का था, लेकिन उसने अगर एक दीवार पेंट करी है, जितना क्वांटिटी में परफॉर्म किया है आपको उतना तो कंपनसेट करना। अरे बोलो पक्का, यही होता है क्वांटम मेरिट। क्या लिखा है? वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू अनदर इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम दैट इट इज टू बी पेड फॉर ऑल्दो नो पर्टिकुलर रिम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड, लॉ विल इन्फर अ प्रॉमिस टू पे। आपने बात तो की थी पूरे हॉल को पेंट करने की, लेकिन जैसे शुरू हुआ और आपको उसका काम नहीं जमा, तो फिर जितना उसने परफॉर्म किया है उतना आपको पे करना पड़ेगा। बोलो क्या बोल रहा है बात? क्वांटम मेरिट, एज मच एज पार्टी डूइंग द सर्विस हैज बीन डिजर्व, इट कवर्स अ केस वेयर पार्टी इंजर्ड बाय ब्रीच हैज अ टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट। सर ये केस कहां पर आएगा? जब ब्रीच हुआ है तो ब्रीच के समय एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के लिए कुछ पार्ट तो परफॉर्म कर दिया था। अब जितना पार्ट परफॉर्म किया एटलीस्ट उतने का तो आप पेमेंट कर दो, वही लिखा है सर। बट नॉट ऑल दी वर्क, लेकिन उसने पूरा काम नहीं किया है। बोले सर टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड होनी चाहिए बेटा। अगर आपको क्वांटम मेरिट चाहिए तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सा? इट इज ओनली अवेलेबल इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन। सर क्वांटम मेरिट आपको तभी लगेगा, तभी मिलेगा जब आपने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था इस हॉल को पेंट करने का, ये खत्म कर दिया है। आपने उसको बोल दिया पेंटर को कि देखो भाई साहब अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आपको पेंटिंग करने की जरूरत। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना, ऐसा नहीं इसकी जगह पर आपने दूसरा ला लिए, तो ओरिजिनल तो पहले खत्म होना चाहिए। दूसरा, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय द पार्टी नॉट इन। हाँ तो ऑब्वियसली बात है वही लाएगा। पार्टी क्लेम कौन मांग रहा है? जो डिफॉल्ट में नहीं है, ऑब्वियसली बात है वही मांगेगा।
The objective of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person to a value work which has been done. बेटा क्वांटम मेरिट के पीछे का पर्पस ये है कि जिस आदमी ने पार्ट भी परफॉर्म किया है उसको उतना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को वो क्या कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरी पार्टी इस बात का फायदा ना उठा पाए, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। देखो यहां पर एग्जांपल भी इंस्टीट्यूट कितने बढ़िया लिखता है, यहां से पढ़ो। Where a person order only 12 bottle of whiskey from wine merchant but also receive 2 bottles of brandy and purchaser accept them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy। देखो अलग ही गर्मी में माहौल चल रहा है इंस्टीट्यूट का। लीजिए क्वांटम मेरिट कब कब बेटा आ सकता है वो उन्होंने लिखा है। सर सबसे पहला क्या लिखा है, क्वांटम मेरिट इतने केसेस में आ सकता है व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम। सर कल को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पता चल जाए बाद में कि वाइड है यार ये तो, या वाइड हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाइड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो सर जितना उसने परफॉर्म किया उतना आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू, जब आप कोई भी काम करो बेटा जिसका इंटेंशन फ्री में करने का नहीं है, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें करने का पर्पस आपका फ्री में करने का है ही नहीं, जब फ्री में करने का है नहीं तो पैसे तो देने, सिंपल बात है। अगला क्या लिखा है, वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू। सर हमने ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम सर्विसेज दोगे, लेकिन रिम्यूनरेशन कितना होगा वो फिक्स नहीं किया है, तो क्वांटम मेरिट लगेगा। व्हेन वन पार्टी एबडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म दी, जब एक पार्टी बेटा परफॉर्म करने को क्या कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो जितना परफॉर्म किया है उतने का आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, डिविजिबल है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो अगला पार्ट परफॉर्म नहीं करा लेकिन जितना कर दिया उतने पार्ट का आप पेमेंट दे दो। व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लम सम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली, क्या बोला, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो लेकिन उसने परफॉर्म पूरा कर दिया, लेकिन परफॉर्म किया बहुत गलत तरीके से, बड़ा गंदा पोता उसने, पेंटिंग बड़ी गंदी करी, मजा ही नहीं आया, लेकिन परफॉर्म उसने पूरा कर दिया, तो आपने जितना लमसम पेमेंट फिक्स किया था वो मत दो, लेकिन कुछ तो दोगे ना, वो कुछ तो क्या कहलाएगा, क्वांटम मेरिट। एक बार ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। चलें सर, ये क्या होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी आएगा जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी नहीं होते हैं। मैं आपको मूवीज बताता हूँ, इंडियन मूवीज जो बनती हैं, उस मूवी में ऐसा होता था कि जो हीरो हमारे भाई साहब हैं, हीरो ने ना एक गरीब घर का एक लड़का है उसको गलती से मार दिया। अब अमीर घर का हीरो है, अमीर घर का हीरो गरीब घर में पहुंचा, उसने बोला कि आपका बेटा गलती से मेरे से मर गया है, एक काम करो जितना आपको पैसा चाहिए ले लो। तो बूढ़े माँ बाप क्या बोलते हैं कि हमारा तो एक ही लाल था, वही हमारी आंखों का तारा था, पैसे से वापस तो आएगा नहीं, अगर इतना ही तुमको दुख है तो एक काम करो, तुम हमारे झोपड़े में हमारा बेटा बनकर रहो। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पर रेमेडी नहीं है, एडिक्वेट रेमेडी, डैमेजेस से काम नहीं चलेगा वहां पर। अच्छा बहुत बारी के साथ क्या आया था, आप बोलते हो नहीं पैसे से मत तोलो, इतना है ना, आप वो काम कर दो जो मैंने बोला था। जहां पर आप डैमेजेस एडिक्वेट नहीं है, आपके लिए संपूर्ण नहीं है, वहां पर ऑलवेज बात आती किसकी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। क्या लिखा है, वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ऑन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन। सर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो ये बोल सकती कि नहीं भैया आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। कब बोलेगी ऐसा, जब डैमेजेस एडिक्वेट रेमेडी ना हो। वो तो वो जाने, वो तो वो जाने। चलें, सीट फॉर इंजंक्शन क्या है भैया, बेटा वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो बोलते हैं मैंने ऐसा बोला ही नहीं था, तुमने गलत सुन लिया था, तो फिर बीच बचाओ में कोई तो आएगा जो समझाएगा, उसको बोलते हैं सूट फॉर। आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, साहब इनको समझाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उनको मान नहीं रहे हैं, वही होता है सर। वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू। क्या बोला, कोर्ट चाहे तो ऑर्डर दे सकती है कि भाई साहब आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बोला था वो परफॉर्म करो, इसको बोलते हैं
सूट फॉर इंजंक्शन। बोलिए पक्का। इति श्री देवाखंडे, ये अध्याय हो जाता है समाप्त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।